Welcome to lecture 8 properties of hardened concrete in which we will discuss strength and durability. तो इस सेशन में हम लोग hardened concrete की बात करेंगे। hardened concrete का मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग कंक्रीट को कास्ट कर देंगे आफ्टर फिनिशिंग, जब हम उसको क्यूरिंग करेंगे तो कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद, ठीक है, वो धीरे धीरे हार्ड होने लगेगा, उसमें स्ट्रेंथ आने लगेगा, स्ट्रेंथ गेन करने लगेगा। और ये किसके कारण हो रहा है? बिकॉज जो हमारा उसमें सीमेंट हमने यूज किया है, जो बाइंडिंग मटेरियल यूज किया है, वो जो है वाटर के साथ सेट होता है, जो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होगा, हार्ड होता जाएगा और एकदम रॉक की तरह बन जाएगा, पत्थर की तरह बन जाएगा, एकदम ठोस बन जाएगा आपका। ठीक है, स्ट्रांग बन जाएगा। तो वही है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ जो है हमारा एकदम जो मेन प्रॉपर्टी है वो समझिए, क्योंकि जब भी बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं, घर सोचते हैं, घर वगैरह बनाते हैं, तो देखते हो कि जो भी हम लोग बना रहे हैं उसमें ये रहता है कि घर जो भी बनाए स्ट्रांग हो, जो लोड को बियर कर सके, लोड को कैरी कर सके। ठीक है, उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ का, उसके साथ एक और टर्म आता है, वो है ड्यूरेबिलिटी। कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हैं, जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो वो ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब हुआ कि टिकाऊ। ठीक है, कि वो कितना समय तक चल सकता है। क्योंकि ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये भी है, जैसे समझिए कि जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर आप तैयार करते हैं, या जो भी घर देख रहे हैं, बिल्डिंग देख रहे हैं, वो सब क्या है? एक्सपोज टू इन्वायरमेंट। आप उसके अंदर रह रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। धूप आता है, धूप जो है हमारे कहाँ आ रहा है? रूफ में आ रहा है। रूफ पे धूप आके वो रूफ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सारा चीज वो झेल रहा है। जो भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, समझिए वो वेदर का जो एक्शन है, मौसम का जो भी प्रभाव आप देख रहे हैं, मौसम का चेंजेस जो होते हैं, कभी ठंड, कभी गर्म, ठीक है, कभी बारिश, तो कभी कुछ, तो जो भी चीजें हो रहा है, जो भी वेदरिंग एक्शन जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेदरिंग एक्शन। मौसम का जो प्रभाव है, वो सारा झेल कौन रहा है? तो आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कंक्रीट स्ट्रक्चर उसको झेलते हुए कितने समय तक चल सकता है ना, वही ड्यूरेबिलिटी है। जो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा मतलब समझिए बहुत वर्षों तक चलेगा। क्योंकि जब भी घर आप बनाते हैं तो इतना सोच ही चलते हैं कि नहीं 30 साल 40 साल, मतलब इस तरह का आप सोचते हैं कि नहीं चलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। ड्यूरेबिलिटी की बात करें, इम्परमेबिलिटी की बात करेंगे, ये भी आपको क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ है, कि अगर इम्परमिएबल कंक्रीट होगा तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मतलब इम्परमिएबल मतलब क्या हुआ? जिसमें बिल्कुल ही वाइड ना हो, पूरा एकदम डेंस्ड हो। ठीक है, डेंस्ड हो मतलब कोई भी वाइड नहीं हो, जिसमें अगर मान लीजिए पानी उस पर डालेंगे कंक्रीट में तो वो ऊपर ही रुक जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, वही इम्परमिएबिलिटी है। अगर मान लीजिए पानी ऊपर डाला हमने कंक्रीट पे, अगर वो नीचे निकल के चला गया, उसके बॉटम से नीचे निकल रहा है, मतलब समझिए उसमें वाइड्स है, पोर्स पोर्स है, पोरस। तो ये सब चीज़ हम लोग नहीं चाहते। चलिए, ये तो ओवरव्यू मैंने बताया आपको कि ये तीनों जो यहाँ पे टर्म लिखे हुए हैं, इससे क्या मीनिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप देख रहे हैं, किसका किसका प्रॉपर्टीज है? हार्डेंड कंक्रीट का। हार्डेंड कंक्रीट का मतलब हुआ कंक्रीट जब ठोस बन जाता है, एकदम स्ट्रांग बन जाता है, रॉक की तरह बन जाता है, जब सेटिंग हो जाता है सीमेंट का, तब जाके जो हमारा मटेरियल तैयार हो रहा है, जो बिल्डिंग मटेरियल तैयार हो रहा है, वो है कंक्रीट। राइट, कंक्रीट। तो कंक्रीट को आपने दो तरह से देखा, एक तो फ्रेश कंक्रीट की बात हम लोगों ने करी। फ्रेश कंक्रीट में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपने देखा, बताएंगे? वर्कबिलिटी वर्कबिलिटी सर। हाँ, तो फ्रेश कंक्रीट में आपने बात करी वर्केबिलिटी की, तो वहाँ पे वर्केबिलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो फ्रेश कंक्रीट को ही कंट्रोल करना है। क्योंकि जितने भी कंक्रीटिंग के ऑपरेशंस हो रहे हैं, कंक्रीटिंग ऑपरेशंस कहाँ हो रहे हैं? ये फ्रेश स्टेज में ही हो रहे हैं, है ना। कंक्रीटिंग ऑपरेशन जो भी आपने देखे हैं, ये फ्रेश कंक्रीट का ही है, कि फ्रेश कंक्रीट को हम कैसे मिक्स कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कैसे उसको प्लेस कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे है। यहाँ पे अगर आपने अच्छे से सुपरविजन किया है तो अल्टीमेटली हार्डन कंक्रीट भी हमारा अच्छा ही मिलेगा, स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ना। मिक्सिंग, प्रपोर्शनिंग,
कितना रेशियो मिलाएंगे, कितना वाटर सीमेंट रखना रेशियो रखना है, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनिशियली। तो अगर इसको आपने करेक्ट किया है, ये कंक्रीट ऑपरेशंस अगर आपने करेक्ट किया है, अच्छे सुपरविजन के साथ किया है, तो आपको स्ट्रॉन्ग कंक्रीट मिलेगा। हार्डन कंक्रीट जो तैयार होगा, जो कंक्रीट लास्ट में मिलेगा आपको, उसका काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ होगा और काफ़ी अच्छा ड्यूरेबिलिटी होगा, इम्परमिएबल होगा। ठीक है, और भी जो हार्डन कंक्रीट के प्रॉपर्टीज हैं वो सब जो है उसका अच्छा होगा। राइट, तो यही चीज़ें हैं। आज हम लोग इस क्लास में स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे कि स्ट्रेंथ से मतलब क्या है, कंक्रीट का कौन सा स्ट्रेंथ, कंक्रीट में किस नेचर का स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, किस तरह का लोड उस पर आ सकता है, ये सब देखेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट्स की तरफ चलते हैं और वहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं चीज़ों को। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट की जैसे ही बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन सब की चर्चा करेंगे। पहला तो हो गया स्ट्रेंथ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेबिलिटी, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ और टर्म्स आते हैं जो कि इम्परमेबिलिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, क्रिप हो गया और श्रिंकेज। ठीक है, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा कंक्रीट में। इलास्टिसिटी की बात भी कभी किया जा सकता है, क्रिप की बात की जा सकती है और श्रिंकेज की बात की जा सकती है। ठीक है, तो मैं एक ओवरव्यू बता दूं, जैसे मैंने अभी स्ट्रेंथ का बताया, ड्यूरेबिलिटी बताया, आपको इम्परमेबिलिटी भी बताया। तो इलास्टिसिटी से कहने का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी का मीनिंग ये है कि जो हमारा कंक्रीट है, ठीक है, वो उसमें इलास्टिसिटी भी होनी चाहिए। मतलब एक एजम्पशन है कहा जाए तो, कि जो डिफॉर्मेशन है अंडर लोड, जो डिफॉर्मेशन है वो विद इन इलास्टिक लिमिट। अभी आपको इलास्टिक लिमिट वगैरह समझ में नहीं आएगा, तो कहने का मतलब इतना है कि हमारा जो कंक्रीट है उसमें जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है, और उस पर जो लोड आ रहा है, ठीक है, तो लोड और डिफॉर्मेशन का जो रेशियो है, जो उसका रेशियो है वो कांस्टेंट एक तरह समझिए कि हमारा अगर लोड हटा देंगे तो वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाएगा। जैसे आप एक रबर को देखते होंगे, रबर मान लीजिए इतना लेंथ का रबर है, इस लेंथ का, इसको आपने दोनों तरफ से अगर खींचा है, तो मान लीजिए इनिशियली इतना खींच दिया, इतना आपको चेंज खींचा गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही लोड हटा देंगे तो फिर से ये इतना ही बड़ा हो जाता है। देखे हैं ये चीज़, फिर से एल पोजीशन पे आ गया। जैसे लोड लगाया, ऐसे लोड हटा दिया तो फिर इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस ये तो आपने करके देखा भी होगा। हाँ, तो ये चीज़ें तो आप लोग करके ही देखते हैं। तो यही है कि इलास्टिसिटी कहने का मतलब यहाँ ये है कि आपका कंक्रीट में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो मतलब लोड के हिसाब से रहेगा। ठीक है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, विद इन इलास्टिक लिमिट होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बट ये अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको आगे चल के हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इलास्टिसिटी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, जैसे आप मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ आपको इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट और ये सब के बारे में बताया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप की अगर बात करें तो क्रिप जो है ये आपको, ये जो है डिफॉर्मेशन से ही रिलेटेड चीज़ है क्रिप। तो ये जो है काफ़ी स्लो डिफॉर्मेशन होता है और काफ़ी ईयर्स के बाद, मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो बहुत समय के बाद जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में कहीं कहीं डिफ्लेक्शंस हो जाते हैं, परमानेंट डिफ्लेक्शन आ जाता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। श्रिंकेज की अगर बात करें तो श्रिंकेज का मतलब समझिए सीधा कि उसका जो श्रिंकेज मतलब क्या हुआ कि कुछ पार्ट में कहीं कहीं क्या होता है, अगर मान लीजिए वाइट रह गया, वाटर रह गया, ट्रैप हो गया, जैसे वाटर सूख जाएगा तो वॉल्यूम वहाँ पे श्रिंक कर जाएगा, कंक्रीट श्रिंक कर जाएगा। और श्रिंकेज उसी टर्म से रिलेटेड है जहाँ पे वॉल्यूम का रिडक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के श्रिंकेज हो सकते हैं, ड्राइंग श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज और भी हैं जो भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये रिलेटेड टू दैट है, जिसमें आपको चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है। राइट, तो ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलते हैं अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एक लाइन है कि ये क्या है, कंक्रीट का एक गुण है जिसके कारण ये लोड को, ठीक है, इसके ऊपर आने वाले फोर्स को रेजिस्ट करता है, मतलब रोकता है ना। द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट लोड, द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट लोड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, उसका ताकत।
तो कंक्रीट की ताकत क्या है? तो कंक्रीट की ताकत वो गुण है जिससे कि ये उस पे आने वाले लोड्स को रोकता है, रेजिस्ट करता है, कैरी करता है, सहता है। तो लोड्स यहाँ पे क्या है? लोड क्या हो सकता है? क्या मतलब है लोड का, बताइए। कौन सा लोड कंक्रीट पे आएगा? कौन सा लोड लोड जो है कंक्रीट स्ट्रक्चर पे आता है? आप घर में हैं, आप बताइए जरा एग्जांपल। लोड्स का मतलब क्या क्या हुआ? ट्रैक का आता है, बीम का भी आता है। डेड लोड और लाइव लोड, वॉल का भी सर आता हाँ, डेड लोड और डेड लैब लोड। तो डेड लोड क्या हुआ? जो दीवार दीवार तो बनता है और कॉलम बनता है, ये सब डेड लोड है। और जो लाइव लोग यानी कि वुमेन सब, यानी कि आदमी तो उस पर स्लैब पर चढ़ता है, छत पर चढ़ता है, रूफ पर, ये हो गया लाइव लोड। सुनिए, तो लोड्स का मतलब हुआ डेड लोड। अब डेड लोड का मतलब क्या हुआ? किसका लोड? डेड मतलब क्या? तो डेड लोड का मतलब हुआ कि जो भी बिल्डिंग का पार्ट है उसका खुद का वजन, खुद का वजन, ठीक है। अब मान लीजिए छत ही है या बीम है या कॉलम है, तो उसके ऊपर भी तो कॉलम बना है, उसके ऊपर भी तो बीम आ रहा है। तो जो भी यूनिट देख रहे हैं आप, दीवार ही देख रहे हैं, दीवार पे अगर लोड आ रहा है तो किसका लोड आ रहा है? ऊपर का लोड आ रहा है, ऊपर वाले दीवार का नीचे दीवार पे लोड आ रहा है, ऊपर वाले फ्लोर का नीचे वाले फ्लोर पे लोड आ रहा है। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं पार्ट्स, बिल्डिंग के पार्ट्स का जो लोड होता है वही आपको कहिए कि डेड लोड है, सेल्फ वेट ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स। बिल्डिंग यूनिट से मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, बीम हो गया, ठीक है, पिलर बोलते हैं या जो भी बोल रहे हैं आप लोग, वॉल हो गया, ये सब का जो लोड है, ये खुद का लोड जो है डेड लोड हो गया। लाइव लोड की बात करें तो लाइव लोड के केस की अगर बात करें तो लाइव लोड तो हम लोग खुद हैं, हम लोग भी वहाँ। अब मान लीजिए होता है ना, लाइव लोड मतलब हम लोग क्या करते हैं, कभी रूम में रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, इसलिए लाइव लोड बोला गया कि कभी लोड जो है आ सकता है कभी नहीं भी रह सकता है। लाइव लोड का मतलब है मूवेबल। एक टर्म और भी है, डेड लोड को कह सकते हैं फिक्स्ड, इसको कह सकते हैं फिक्स्ड, जो हिलेगा नहीं, फिक्स्ड है। लाइव लोड मतलब मूवेबल, जो मूव कर सकता है, जो भी मूव कर सकता है उस तरह का जो लोड है उसको बोलेंगे लाइव लोड। अब मूवेबल लोड क्या हो सकता है? टेबल कुर्सी, है ना, घर में लगाते हैं, टेबल कुर्सी है, पलंग है, और भी बहुत सारे आपने मशीन्स वगैरह कुछ भी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप एक रूम में रख रहे हैं, जो भी आप घर में रखते हैं चीज़ों को, वो सब किस क्या है? लाइव लोड है, क्योंकि उसको आप एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, वो फिक्स नहीं है, इसलिए वो सब लाइव लोड में आ गया, है ना। चलिए, इसके अलावा भी लोड आ सकता है। क्या लोड आ सकता है इसके अलावा, बताइए, कोई आइडिया? सर विंड के कारण। यस, ऑफ कोर्स, जो विंड लोड है वो भी तो एक तरह का लोड हो सकता है। तो विंड लोड, विंड लोड, यही तो, जैसे ड्यूरेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, कैसे बोलते हैं, वेदरिंग एक्शन। तो समझिए कि कुछ कुछ ऐसा जगह होगा, अगर इंडिया की बात करें, अगर हर कंट्री के अलग अलग पार्ट्स की बात करें, कहीं कहीं ऐसा मौसम है जहाँ पे हमेशा विंड का जो प्रेशर है वो बना रहता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे विंड प्रेशर है। यहाँ मानिए विंड लोड कम है, कहीं लोड ज़्यादा हो सकता है। कुछ कुछ ऐसा जगह होगा जहाँ पे अर्थक्वेक का ज़्यादा आता होगा, अर्थक्वेक प्रॉन एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा आपका अर्थक्वेक होने की संभावना है, भूकंप की आने की संभावना, हल्का हल्का झटका आते रहता है। उस तरह का जो जगह होगा वहाँ पे अर्थक्वेक लोड भी होगा, है ना, अर्थक्वेक लोड या सिस्मिक लोड बोलते हैं। कुछ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डैम्स की बात करेंगे, डैम वगैरह में क्या होगा, किस तरह का लोड आएगा? वहाँ पे वाटर का प्रेशर आएगा, वाटर के कारण लोड आएगा, क्योंकि वाटर को रोक के रखता है ना। डैम देखे हैं आप लोग, बांध देखे हैं, कैसे वाटर को रोक के रखा हुआ है? तो वाटर का प्रेशर उस पर आ रहा है, वाटर का लोड उस पर आ रहा है ना। तो बहुत तरह की चीजें हो सकती है, लोड्स जो है बहुत तरह के टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द किस तरह का वो है ना। जैसे अभी आप रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर देखते होंगे, उसमें क्या है, मिट्टी भरा रहता है, एक तरफ से रिटेन कर रहा है मिट्टी को, मिट्टी भरा हुआ है, एम्बैकमेंट को रिटेन कर रहा है। रिटेनिंग वॉल स्ट्रक्चर में किस तरह का लोड आ रहा है? तो वो सॉइल के कारण जो लोड आ रहा है वो आ रहा है उस पर, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है लोड्स में आएंगे। इसमें दो मेन है,
जो अभी आपको समझना चाहिए, एक डेड लोड हो गया जो कि सेल्फ वेट ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स, कोई भी जो बिल्डिंग बन रहा है कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उसका खुद का जो वेट है वो डेड लोड है। लाइव लोड करने का मतलब हुआ जो ह्यूमन बीइंग है हम लोग, ठीक है, या जो भी चीज़ हम लोग रखते हैं घरों में जो मूवेबल होते हैं वो सब लाइव लोड में आ गए। तो जो भी कंक्रीट है, जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, इस लोड को रेजिस्ट करता है, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोग डिजाइन भी करते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर को, है ना, लोड के हिसाब से। जितना लोड दिया रहेगा, जितना लोड हम लोग एज ए इंजीनियर निकालेंगे कि हाँ इतना लोड इस बिल्डिंग में आ सकता है, तो हम लोग उस तरह से काम करेंगे, ठीक है। जैसे सुनते होंगे आप लोग कि एक फ्लोर का घर बनाते हैं तो फिर समस्या नहीं है, ज़्यादा लोग यहाँ नहीं सोचते हैं। जब 2 फ्लोर 3 फ्लोर बनाना होता है तो लोग ज़्यादा सोचते हैं ना, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, इंजीनियर को ढूंढिए, अरे 2-3 फ्लोर का बना रहे हैं, कितना कॉलम दें, कितना क्या दें, है ना, ये सब ध्यान रखा जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि लोड बढ़ जाएगा ना उस समय। जैसे 1 फ्लोर ऊपर जाएंगे लोड और बढ़ेगा, उससे और ऊपर जाएंगे और लोड बढ़ेगा, है ना। हाई राइज बिल्डिंग में चले जाएंगे तो कितना ज़्यादा लोड होगा, समझिए कितना विंड लोड का भी इफेक्ट आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। ये तो ये लाइन की बात हुई। तो ये लाइन आपको काफ़ी अब क्लियर हो गया होगा कि द स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट लोड, ठीक है। उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेनली डिपेंड्स अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही बड़ा फैक्टर है जिस पर हमने बहुत चर्चाएं की है। तो वाटर सीमेंट रेशियो पे बहुत डिपेंड करता है हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है किस रेंज में हम, मैंने बताया था आपको, किसी को याद है तो बताएं, एक आदमी सिर्फ बताइए। सर 0.3 to 0.4 से 0.6, 0.3 से 0.6। ठीक है, तो ये किस रेंज में होगा तो अच्छा होगा बताइए, तो लो में होगा या हाई में होगा तो अच्छा होगा, बोलिए। लो में हाँ, मतलब लोअर साइड में होगा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ आने का चांस है ना, क्योंकि सीमेंट वहाँ ज़्यादा रहेगा, समझिए, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ही मेजर फैक्टर है। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन मतलब कितने अच्छे से आपने उसको कॉम्पैक्ट किया है, डेंस कंक्रीट बनाया है जिसमें बिल्कुल वाइड ही नहीं है, उस तरह की चीज, वो जो फैक्टर है वो उस पर भी डिपेंड करेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स मतलब प्रोपोर्शन की भी हम बात यहाँ कर रहे हैं, कितना प्रोपोर्शन में आपने कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को मिलाया है उस पर भी स्ट्रेंथ डिपेंड कर रहा है। क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है कि किस क्वालिटी का सीमेंट आपने यूज किया, किस क्वालिटी का सैंड यूज किया, किस क्वालिटी का ग्रेवल यूज किया है ना। तो क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा, उसके गुण पे, कि अच्छा सीमेंट अगर यूज आप नहीं कर रहे हैं तो आपका स्ट्रेंथ खराब हो जाएगा। एंड अदर कंक्रीटिंग ऑपरेशंस पे भी डिपेंड करता है, जहां हमने कहे कि आपको सुपरविजन बहुत जरूरी है, जो भी कंक्रीट ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ सुपरविजन होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से प्लेसिंग, अच्छे से फिनिशिंग जो भी है वो होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ों पे स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। अब बात आई कि इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, स्ट्रेंथ का क्या टाइप्स हो सकता है। तो स्ट्रेंथ बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, आगे जाके पढ़िएगा बहुत टाइप के, इसको बहुत तरह से इसको पढ़िएगा आप लोग। तो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, जब हम लोग कंक्रीट के केस में स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो उसका एक गुण है जो कि कंप्रेसिव लोड को कैरी करने का जो गुण है वो उसका काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ये इसका कैरेक्टर है। कंक्रीट का जो कैरेक्टर है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैरी करने का है मेन रूप से, ये आपको पता चलेगा आगे चल के, और भी जब डिजाइन वगैरह पढ़िएगा। तो यहाँ पे बताऊँ तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप, ठीक। चलिए दोनों चीज़ देख लेते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ फिर टेंसाइल भी देखते हैं, और भी हो सकते हैं, मैं बताऊंगा वो सब आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे जरूरत नहीं है उसका। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो दिस इज क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू क्रशिंग। क्रशिंग इज अ कंप्रेसिव फॉर्म ऑफ कंप्रेसिंग लोड, मतलब इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस पे लोड लगा रहे हैं ऐसे और ऐसे, पी लोड, तो ये किस नेचर का हो गया, कॉम्प्रेसिव, क्योंकि ये इसको कॉम्प्रेस कर रहा है, दबा रहा है दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से दबाने का मतलब हुआ ये कॉम्प्रेसिव लोड है, और एक क्रशिंग इसी को बोला जाता है। और क्रशिंग इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि जो कंक्रीट है ये जो फेल करता है, ये अचानक जो है क्रश करके यहाँ से फेल कर जाएगा, टूट सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्रशिंग भी कहा जाता है, ये टर्म आपको
अभी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़िएगा, मिलेगा। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कॉम्प्रेशन। जो कंक्रीट होता है वो काफी मजबूत होता है कॉम्प्रेशन में, ठीक है। जब दोनों तरफ से लोड उसको दबाता है उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड रेजिस्ट वेरी हाई कॉम्प्रेसिव लोड, मतलब कॉम्प्रेसिव लोड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिव लोड को भी ये रेजिस्ट करता है, रोक सकता है, कैरी कर सकता है ना। द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज जनरली मेजर इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ऊपर क्या हो गया फोर्स और नीचे क्या हो गया एरिया, देख रहे हैं। एरिया ऊपर हो गया फोर्स, नीचे हो गया एरिया। मतलब क्या हुआ कि लोड हमने लगाया है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक्चुअली ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगा, ठीक है। मान लिया जैसे हम लोग बोलते हैं क्यूब्स पे काम करते हैं, एक 15 सेंटीमीटर से आपको याद होगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का हम लोग जब पढ़ रहे थे सीमेंट में, तो वहाँ पे भी हम लोग क्यूब बना के टेस्ट करते थे कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन में। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पर भी क्यूब बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूब जो बनाएंगे वो ज़्यादा बड़ा क्यूब बनाते हैं, 15 सेंटीमीटर वाला बनाते हैं। वहाँ पे 7.06 सेंटीमीटर का क्यूब था सीमेंट मोर्टार का जब टेस्ट करते थे, याद है। लेकिन यहाँ कंक्रीट के केस में हम लोग 15 सेंटीमीटर का क्यूब यूज करते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है कि क्यूब्स ऑफ 15 सेंटीमीटर साइज आर जनरली यूज टू डिटरमाइन द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। 15 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है उस तरह का क्यूब तैयार करते हैं और हम उसको टेस्ट करते हैं। कहाँ टेस्ट करते हैं? द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड इन द कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन। कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन एक ऐसा मशीन है जिसमें क्या होता है, कॉम्प्रेशन अप्लाई होता है हमारे सैंपल पे, क्यूब पे, और उसमें जो है लोड का कांटा जो ऐसे बढ़ते रहता है धीरे धीरे, और जहाँ फेल करता है हम उसको नोट कर लेते हैं कि इतना न्यूटन पे वो फेल कर गया। तो जितने न्यूटन पे वो फेल किया है वो नोट कर लेते हैं, और जितना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा इस केस में बताइए तो, ये वाला एरिया बताइए, क्रॉस सेक्शन एरिया 15 into 50 है। हाँ 15 into 225 यस सर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, सेंटीमीटर को mm में बदल लीजिए, ठीक है। उसको आप इसको डिवाइड कर दीजिए, mm में बदलेंगे क्या लिखेंगे इसको 225 इंटू, ठीक है, mm स्क्वायर हो गया 100 है ना, 100 से। हाँ तो जो लोड आएगा, मान लीजिए लोड कुछ आया फोर्स और उसको P बोल दिए, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 120 न्यूटन में आ रहा है या किलो न्यूटन में आ रहा है, तो किलो न्यूटन मान लेते हैं, इतना किलो न्यूटन उसमें लोड आया, तो डिवाइड कर लेंगे, है ना। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हमने लिख दिया, तो आप देखेंगे जो लोड आएगा उसको बदल लेंगे। किलो न्यूटन में अगर होगा तो इसको हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा 10⁻³ न्यूटन, इसको न्यूटन में बदलना होगा, इसको mm में बदलना होगा। तो रेंडमली मैंने लिखा फिगर, तो जो भी होगा आपका डिवाइड कर दीजिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिल गया, है ना। चलिए अब बात करते हैं, देखिए ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा पिक्चर जो है, तो यहाँ ये क्या है, कंक्रीट का जो है कैरेक्टर शो कर रहा है। तो कंक्रीट जो है जब इस पे कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है ना, तो ये खुश है, दिख रहा है ना। और जैसे यहाँ पे टेंसाइल लोड लगा है ना, तो ये दुखी हो गया है, दिख रहा है। जैसे इस पे टेंसाइल लोड लगा ये दुखी हो गया। क्लियर है चीजें? कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पे कॉम्प्रेसिव लोड लगाएंगे तो इसके पास उस तरह का क्षमता है, एबिलिटी है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेसिव लोड को ये बेयर कर सकता है, कैरी कर सकता है, ठीक है, सह सकता है। लेकिन टेंसाइल लोड जो है वो इसको नहीं भाता है, समझिए वो जो कंक्रीट है वो टेंसाइल लोड को बेयर नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर बात करें, ये अगर बोल रहे हैं कॉम्प्रेसिव लोड 100%, तो ये कम समझिए बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम, 8 से 10%, 12%, उससे ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा टेंसाइल लोड, समझिए। मतलब ये 100% स्ट्रेंथ दे सकता है कॉम्प्रेसिव में,
बट टेंसाइल लोड जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये उसका 10% भी नहीं रहेगा और फेल हो जाएगा, टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा हमारा कंक्रीट। तो इसके पीछे क्या रीजन क्या है, बात क्या है, अब समझिए कि जो भी इसमें एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एग्रीगेट वगैरह यूज कर रहे हैं, एग्रीगेट का किस नेचर का प्रॉपर्टी है, उसमें भी कॉम्प्रेसिव लोड बियर करने का स्ट्रेंथ है, वो भी क्रशिंग लोड को बियर कर सकता है ना, जो एग्रीगेट है। अब एग्रीगेट को मान लीजिए, अगर एग्रीगेट को टेंसाइल लोड एग्रीगेट पे लगेगा तो वो उसको भी बियर नहीं कर पाएगा। उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, क्रशिंग का, आपने पढ़ा था एक क्रशिंग वैल्यू निकालने का, याद है, तो वो क्रशिंग वैल्यू जो है उसका हाई है, और वही क्रशिंग वैल्यू जो है यहाँ कंक्रीट में कंक्रीट को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहा है ना, वही गुण उसका, वही एग्रीगेट का गुण। और जो सीमेंट है उसका भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी। तो समझिए अगर लोड हम लगा देंगे टेंसाइल तो क्या होगा कि ये एक दूसरे हटने लगेगा, टूटने लगेगा। तो समझिए ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये जो सीमेंट पार्ट, जो सीमेंट बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है, उसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा टेंशन में कि वो उसको रेजिस्ट कर पाए, वो खींच जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए उस पर हम लोग टेंसाइल लोड जनरली नहीं लगाते हैं, उस पर हम लोग कॉम्प्रेसिव लोड लगाते हैं। तो टेंसाइल लोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब कंक्रीट का ही तो घर बनाते हैं, लेकिन टेंसाइल लोड के लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए सोचना होगा। तो इसके लिए सोचा गया, और उसमें देखिएगा आप लोग कि इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारा है क्या है, स्टील बार। इसकी कारण से, क्योंकि इसका टेंसाइल लोड लेने का कैपेसिटी जो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसीलिए इसीलिए हम लोग स्टील बार्स का यूज करते हैं। और जो स्टील बार्स होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो कंप्रेशन में भी स्ट्रांग होता है, प्लस उसका टेंसाइल लोड बहुत स्ट्रांग है। इसलिए टेंसाइल लोड कैरी करने के लिए हम लोग स्टील बार्स का यूज करते हैं जनरली आपको कंक्रीट स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। बस सर। सर ये क्वेश्चन था सर, बोलिए। तो बीम जो है, जैसे बिल्डिंग का जो बीम है, तो बीम पे तो सिर्फ ऊपर से ही आता है लोड ना, तो ऊपर से सिर्फ लोड आएगा तो ऊपर से जैसे लोड आया तो वह मतलब ठीक रहा, नीचे से नहीं आना चाहता है उस पर लोड। लेकिन यहाँ तो फिगर में बता रहे हैं कि ऊपर से भी आएगा और नीचे से भी आएगा, लेकिन बीम पे तो सिर्फ ऊपर से ही आता है, तो कैसे होगा फिर वो? नहीं, ये देखिए, ये क्या है ना, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये हम लोग कहाँ से निकाल के लाते हैं। देखिए होता क्या है, अगर हम इसको अच्छे से आपको समझाएं, ये एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये बीम है, इतना ये बीम है, ये इस पे इस तरह का सपोर्ट है, ऊपर से लोड आ रहा है ना, ऊपर से लोड आ रहा है। तो क्या होगा कि इसमें जो ऊपर का पोर्शन है ना, इसमें से हम एक छोटा सा यूनिट उठा लिए, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट, ये पूरा यूनिट नहीं है, कोई बीम नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट हमने उठाया है, और उसको देखेंगे तो जैसे ऊपर से लोड लगेगा तो देखिएगा क्या पाएंगे कि ऊपर का जो जोन होता है ना, उसमें इस तरह का लोड आता है। क्यों आता है, देखिए ये क्या होगा, जब लोड आएगा तो कुछ इस तरह का इसका नेचर रहेगा ना। कोई भी आप एक लकड़ी ले लीजिए, उसको आप ऊपर से लोड डाल के देखिए तो लकड़ी ऐसे झुक जाता है, ऐसे बेंड कर जाता है, देखें हो जाएगा ना, ये डिफॉर्म होगा। तो ये डिफॉर्मेशन जो आ रहा है बिकॉज ऑफ वर्टिकल लोड, जो लोड ऊपर से आ रहा है, ये लोड। तो जो जब लोड आएगा तो समझिए, अगर मान लीजिए एक मोटा सा तख्ता ले लीजिए आप, वुडन प्लेट, उसको आप करके देखेंगे, ऊपर से लोड दे के देखेंगे तो पाएंगे कि नीचे का जो फाइबर है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला रीजन, ये देखिएगा खींच रहा है, लेकिन ऊपर वाला देखिएगा छोटा कम हो जा रहा है। अगर इसी में देखें तो ये जोन जो है कंप्रेशन का जोन बन जाता है। ये बीम की केस की बात कर रहे हैं, ये जोन कंप्रेशन में रहता है, ठीक है, और ये जोन जो है टेंशन में रहता है। इसीलिए हम लोग स्टील बार्स कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, समझ में आया, नीचे में स्टील बार्स यूज करते हैं। मतलब अगर इस तरह का है तो यहाँ पे हम लोग स्टील बार्स यूज कर रहे हैं। ऊपर में देखिएगा खाली सिंपली वो टाई बार लगा देते हैं, जो नहीं भी लगा तो चलेगा, डिजाइन में देखिएगा कि नहीं भी लगा चलेगा। तो ऊपर का जो मेन
ऊपर जो मेन है ये लोड कॉम्प्रेसिव लोड है, और कॉम्प्रेसिव लोड कौन अच्छा बियर कर रहा है, तो हमारा कंक्रीट। तो ऊपर में यहाँ देखिएगा स्टील बार्स की आवश्यकता ही नहीं है, ऊपर में हमारा कंक्रीट इसको बियर कर लेगा। तो जो भी रेनफोर्समेंट होता है नीचे में ज़्यादा करते हैं, जो स्लैब वगैरह देखते हैं स्लैब वगैरह में नीचे में बिछा दिया और ढाल दिया, है ना। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हमने उठाया और आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये जो कॉम्प्रेसिव लोड ऐसे लग रहा है, ठीक है, इस नेचर का। तो ये किसी एक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, कोई स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप कॉलम की बात करें, है ना, ऐसे रहता है कॉलम, ये ग्राउंड लेवल है, कॉलम है, तो इस पे लोड आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ना। तो लोड जो आ रहा है वो ग्राउंड में वो जा रहा है, तो ग्राउंड में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि लोड जो है इस पे आ रहा है ना, और ये फिर ग्राउंड में चला जा रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड में चला जा रहा है। तो एक कोई एलिमेंट उठाएंगे इसके बीच का, तो वो कॉम्प्रेस होता दिखेगा ना, है ना। अब ये नहीं बोलना है कि नीचे से फोर्स लग रहा है, क्योंकि जब भी हम कॉम्प्रेसिव लोड की बात करेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की बात करते हैं। अब हम लोग जब टेंसाइल टेस्ट करेंगे मशीन में, तो मशीन में ऊपर से ही लोड आता है, ठीक है, मतलब ऊपर एक्चुअली फिक्स रहता है, नीचे से लोड आता है, ऊपर वाला फिक्स कर देते हैं, इसको यहाँ फिक्स रहता है, इससे लोड बढ़ते जाता है, जैसे जैसे धीरे धीरे ये ऊपर जाते जाएगा, ऊपर जाते जाएगा, ये फेल कर जाता है। ये कंप्रेसिव का मतलब समझिए कि दोनों तरफ से उसको प्रेस कर रहे हैं, मतलब कंक्रीट का जो कोई भी एलिमेंट उठा के बीच से देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो कंप्रेस्ड हो रहा है, उस पर दबाव आ रहा है, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। ये भी ध्यान रखना है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पे लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको और क्लियर समझ में कब आएगा, जब आप आगे जाके डिजाइन पढ़िएगा, जब आप आगे जाके मॉस पढ़िएगा, तब जाके ये सब और समझ में आएगा कि कौन सा रेंज क्या है नहीं है, ठीक है। अभी के लिए बस आप समझिए कि जो हमारा कंक्रीट है वो कॉम्प्रेसिव लोड कैरी कर सकता है अच्छे से, ठीक है, टेंसाइल लोड कैरी नहीं कर सकता है, बहुत कम उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसलिए, ठीक है। चलिए और बात करते हैं कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को अगर फॉर्मुलेट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट करते हैं क्यूब को, 15 सेंटीमीटर क्यूब को लेकर टेस्ट करेंगे। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम लोड रेजिस्टेड बाय कंक्रीट सैंपल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंक्रीट सैंपल। अब मान लीजिए कंक्रीट सैंपल हम कुछ इस तरह का ले ले, तो सिलेंडर टाइप का ले लें, तो सिलेंडर टाइप का लेंगे तो इस पर लोड अप्लाई करेंगे, तो इसका जो एरिया होगा ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, है ना। क्या एरिया लिखेंगे इस केस में, बताइए क्या हो जाएगा, हो जाएगा एच नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब हाँ काटिएगा जो देख रहा है उसी का, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। हाँ अब मान लीजिए इसका साइड इधर डी है, ठीक है, ये भी डी है, तो इसको बोलेंगे डी स्क्वायर, डी इंटू डी, है ना, बस। तो जिस तरह का सैंपल लेंगे उस तरह का हम लोगों को नीचे एरिया यहाँ लिखना पड़ेगा। और मैक्सिमम लोड कौन सा है, जो मशीन में हमको दिखेगा कि कितने पे टूट गया, तो जिस लोड पे ये टूट जाएगा उसको नोट करेंगे और उस लोड को इससे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, ठीक। चलिए अब देखिए, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो, लोअर एयर कंटेंट, लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड, ग्रेटर एज इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा उसमें हम लोग पानी अप्लाई करेंगे, पानी पटाएंगे ऊपर से, क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग प्रक्रिया आप समझ रहे होंगे। तो जो क्यूरिंग करते हैं उसमें वाटर हम लोग एक्चुअली उस पर देते हैं स्ट्रक्चर पे, जैसे घर बनाते होंगे देखते होंगे कि हम लोग पानी उस पर पटाते रहते हैं। तो लॉन्गर क्यूरिंग पीरियड होगा, ठीक है, तो हमको उससे स्ट्रेंथ में फायदा मिलेगा। ग्रेटर एज मतलब जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा कंक्रीट स्ट्रक्चर का, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इनिशियली जो है बढ़ते जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जब आपको 28 डेज हो गया उसके बाद ये जो है रेट स्लो हो जाता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है लेकिन रेट स्लो रेट से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था हाइड्रेशन जो है एक सर्टेन टाइम के बाद अचीव हो जाता है, हमको 90% तक 95% तो हो जाता है, उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ता है।
तो स्ट्रेंथ गेन जो है आपका 28 डेज पे हम लोग इसीलिए निकालते हैं क्योंकि हम लोग को मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ वहां तक अचीव हो जाता है। अब देखिए परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट वेरियस एजेस, जैसे जैसे एज बढ़ता है कितना परसेंट हम लोग अचीव करते हैं स्ट्रेंथ। तो देखिए तो इस टेबल में आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे एज बढ़ेगा कंक्रीट का, कंक्रीट जैसे आपने तैयार कर दिया, फिनिश कर दिया है, स्ट्रक्चर रेडी है, धीरे 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 देखिएगा स्ट्रेंथ उसका गेन ऐसे होता है। जैसे एक दिन के बाद 16% स्ट्रेंथ आ जाता है उसमें, 3 दिन के बाद 40% लगभग आ जाएगा, 7 दिन के बाद 65% आ जाएगा, 14 दिन के बाद 90% आ गया, 28 दिन के बाद 99% आ गया। मतलब 28 डेज पे जो है हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ को गेन कर लेते हैं। उसके बाद का जो स्ट्रेंथ है काफ़ी स्लो रेट में बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। तो ये टेबल जो है आपको एक रफली फिगर आप समझिए, ठीक है, कि जैसे जैसे एज बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगा कंक्रीट का, वैसे वैसे उसका स्ट्रेंथ गेन भी बढ़ते जाएगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ते ही जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। यही यही रीजन है कि हम लोग 28 डेज पे क्या करते हैं स्ट्रेंथ निकालते हैं, क्योंकि हमको जब 28 डेज होगा तो हमारा 99% स्ट्रेंथ लगभग अचीव हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग 28 डेज पे टेस्ट करते हैं। चलिए और भी चीज़ें देखिए, यहाँ पे भी कुछ कुछ चीज़ दिख रहा होगा कि क्यूरिंग का भी असर होता है। जैसा अभी कहा गया क्यूरिंग का असर जो है कैसे होगा, तो वो भी है अलग अलग तरह के यहाँ पे कर्व दिख रहे हैं, रिजल्ट दिख रहे हैं, बट इस पर ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन देखिए जैसे यहाँ पे 0 डेज से लेके 7 डेज की बात करें, 28 दिन की बात करें, तो कैसे ग्राफ ऊपर गया है ना। इधर एज लिखा हुआ है, तो जैसे ही 0 पे है, 0 पे कुछ नहीं है, जैसे 1 2 3 4 7 आया, देखिए 7 पे देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गया, देख रहे हैं। जैसे 28 हुआ, देखिए 28 पे तो हमको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल जाता है 99%। और उसके बाद देखिए फ्लैट कर्व, फ्लैट कर्व का मतलब क्या हुआ, वहीं पे स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो गया, या धीरे 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 गेन हो सकता है ना। अगर मान लीजिए क्यूरिंग नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए इन लेबोरेटरी एयर एंटाइट है, ये लेबोरेटरी का है, चलिए लेबोरेटरी की बात नहीं, तो फील्ड की बात करें। जैसे मॉइस्ट क्यूरिंग हो रहा है, मतलब उसमें वाटर हमने पूरा उसको मॉइस्ट कंडीशन में रखा है, तो इन एयर आफ्टर 7 डेज मॉइस्ट क्यूरिंग, तो इस तरह का फ्लैट कर्व हम लोग को आफ्टर 7 डेज, 90 डेज भी देख सकते हैं, देख रहे हैं 90 डेज के बाद तो पूरा फ्लैट ही दिख रहा है सबका। तो इस पे ज़्यादा ध्यान, इस पे अभी आपको इससे समझ ज़्यादा कुछ नहीं देखना हम लोग को, बस ये देखना है कि विथ एज कैसे ग्राफ इंक्रीज कर गया, 0 से लेकर 28 के बीच कैसे ग्राफ ऐसे बढ़ा, देख रहे हैं कितना जल्दी से स्ट्रेंथ गेन हुआ है। और ये स्ट्रेंथ गेन किसके कारण हुआ है, बिकॉज ऑफ सीमेंट का जो हाइड्रेशन रिएक्शन है उसके कारण, है ना, क्योंकि उसी से हमको CSH जेल बना है, और वही CSH जेल क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है हमारे एग्रीगेट को, जो सैंड है, ग्रेबल है, ठीक है, वाटर को साथ मिला के बाइंड कर रहा है और रॉकला का स्ट्रक्चर हमें दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा ऐसा कुछ है। मान लीजिए अगर पूरा इसका एंटायर टाइम हम लोग मॉइस्ट क्यूरिंग करते हैं तो और स्ट्रेंथ हमको पा सकते हैं। तो ये इसलिए दिखाया गया कि मानिए जो क्यूरिंग है, क्यूरिंग जितना अच्छे से करेंगे उतना हमको स्ट्रेंथ में फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या है। तो टेंसाइल और फ्लेक्सुरल ये दोनों में अंतर है। तो टेंसाइल का मतलब क्या हुआ कि जब किसी स्ट्रक्चर पे, कंक्रीट स्ट्रक्चर पे इस तरह से लोड लगे, समझिए दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से अगर खींच रहे हैं वो हो गया टेंसाइल लोड, इसको बोलेंगे टेंसाइल लोड। ये तो आपको पहले भी दिखा होगा, पढ़ते होंगे। तो ये हो गया, ये टेंशन नेचर का फोर्स लग रहा है। फ्लेक्सुरल कहने का मतलब होता है बेंडिंग से रिलेटेड। बेंडिंग क्या है, जैसे अभी बीम की हम लोग बात कर रहे थे ना, कि ऐसे हो गया, इस पे लोड आ रहा है, तो इस पे लोड आने से क्या होगा, इसमें इस तरह का बेंडिंग आने का चांस रहेगा। वो जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। जो फ्लेक्सुरल है उससे रिलेशन किसका है, बेंडिंग का। तो जहाँ पे भी बेंडिंग है, जैसे बीम है, बीम एक्चुअली वो बेंडिंग में रहता है, उसमें आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ चाहिए कंक्रीट का, है ना। लेकिन कंक्रीट का जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है,
वो काफ़ी पुअर होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला अभी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का वो काफ़ी हाई है, न कि टेंसाइल। सो कंक्रीट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, हैंस इट इज़ वीक इन टेंशन। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कंक्रीट जो है किस में वीक होता है, किस में स्ट्रांग होता है, ये सब पूछा जाता है। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 12%, मतलब 8 से 12%, लगभग मानिए 10%, है ना, ऑफ इट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन फ्लेक्चर इन बेंडिंग। ठीक है, मतलब 8 से 12%, मतलब 10% समझिए उसका रहता होगा। जैसे अगर हम बात कहें आपको कि M20 कंक्रीट, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो FCK आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। यही ना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। क्लियर है ना ये सब चीजें आप लोगों को? क्योंकि कॉम्प्रेसिव टेस्ट करने के बाद ही तो हम ये निकालते हैं, तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है। लेकिन जैसे टेंसाइल की बात करेंगे, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात अगर करिएगा तो ये 20 नहीं रह जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? इसका 10% आप निकाल लीजिए, कितना आएगा? 18 हो जाएगा। 2 mm सर, 2 मीटर पर mm। एकदम 10%। तो ये रफ फिगर है, रफ फिगर है, एग्जैक्टली बात नहीं कह रहे हैं, बट लेकिन क्या है कि आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी लो है, जितना ये है उससे बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग इज टर्म्ड एज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय द टर्म मॉडुलस ऑफ रप्चर। ये सब आपको आगे जाके पढ़ना है, अभी ज़्यादा इस पर ये नहीं है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर विच इज मैक्सिमम टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट रप्चर। मतलब रप्चर क्या हुआ? जहाँ पे फेल करता है, जहाँ पे हमारा टूट जाएगा जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है, जो कंक्रीट क्यूब आपने तैयार किया है, स्पेसिमेन तैयार किया है, जहाँ पे फेल करता है। ठीक है, ड्यू टू, जब वो बेंडिंग में होगा, जब बेंडिंग जैसे बीम की बात करते हैं, बीम जहाँ पे फेल कर जाएगा तो वहाँ पे जो मैक्सिमम टेंसाइल लोड है, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव लोड है, वही एक्चुअली क्या है? मॉडुलस ऑफ रप्चर। राइट। कोड की बात करें तो IS कोड 456 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट हैज स्पेसिफाइड रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट एज अंडर। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो है FCR से डिनोट करते हैं, दिस इज 0.7 रूट अंडर FCK। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हम आपको बोले कि M25 कंक्रीट हम आपको दे रहे हैं, इसका जरा हमको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बताइए तो कितना होगा? बोलिए। इतना गुना 0.7 कर देंगे। FCK इसका हो गया, हाँ बिल्कुल, FCK इसका हो गया 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FCR करिएगा तो 0.7 रूट अंडर 25, और इससे 5 निकलेगा तो ये हो जाएगा 3.5। देख रहे हैं कितना कम हो गया? दिख रहा है आपको? 8 to 12% जो रेंज बोल रहे हैं, तो इसीलिए ये इस तरह से घट जाएगा। उसके बाद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एक टर्म होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि ये क्या है, आगे जाके देखेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। अगर अभी जाना है तो इसको बताऊं कि आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये सब आगे जाके पढ़िएगा। तो ये जो क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो EC इज इक्वल टू 5000 रूट अंडर FCK। ये फॉर्मूला है, बस जस्ट आप याद कर लीजिए, कहीं मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो आप लिख पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। राइट, वेयर, यहाँ लिखा हुआ एक और चीज, वेयर FCK इज कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। यस सर। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का एक अपना रोल है, और हम लोग अल्टीमेटली स्ट्रेंथ ही चाहते हैं कि हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है काफ़ी स्ट्रांग बने। इसी के लिए हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, इसी के लिए हम लोग इतना प्रोपोर्शनिंग की बात, वाटर सीमेंट रेशियो की बात, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, बहुत सारा जो फैक्टर पढ़ रहे हैं। चलिए
अब हम लोग आते हैं ड्यूरेबिलिटी की बात कर लेते हैं। इस पर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, बट एक बार फिर से ब्रीफली इसको देख लेते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, durability is the property of concrete by virtue of which it is capable of resisting the disintegration and decay। disintegration और decay का मतलब हुआ कि टूट फूट, समझ गए? अगर ऐसे बोले तो जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसका टूट फूट जो है, टूटना जो होता है वही डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिके हुआ। तो उसको रेजिस्ट करने का जो उसका क्षमता है, ठीक है, उसका पावर है, वो ही ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है, तो कंक्रीट का वो गुण जिससे कि वो डिसइंटीग्रेशन और डीके को रेजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है, वही ड्यूरेबिलिटी है। तो जितना कम डिसइंटीग्रेशन होगा, जितना कम डीके होगा, जितना कम टूटेगा, उतना दिन ज़्यादा चलेगा, है ना, इतना ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। द कंक्रीट शुड बी ड्यूरेबल विथ प्रॉपर रिगार्ड्स टू द वेरियस वेदरिंग कंडीशंस सच एज एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, मॉइस्चर चेंजेस, टेम्परेचर वेरिएशंस। तो ये सब क्या है? वेदरिंग कंडीशन है, मौसम का जो रूप है ना, वो है मौसम के कारण जो प्रभाव पड़ता है उसमें। एटमॉस्फेरिक गैसेज हो गए, गैसेज के कारण क्या हो सकता है कि हमारा जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो सब भी रिएक्ट कर सकता है ना। हमारा स्टील बार्स यूज है कंक्रीट स्ट्रक्चर में, उससे रिएक्ट कर सकता है, कोरोजन हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं। कहीं केमिकल जो एसिड रेन वगैरह कुछ एरिया में होते हैं, उससे हमको कंक्रीट स्ट्रक्चर को दिक्कत हो सकती है ना। ये सब चीज़ तो डिजायरेबल नहीं है हमारे कंक्रीट में। जैसे वो अटैक होगा हमारा डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, हमारा जो सीमेंट पेस्ट है, हमारा जो एग्रीगेट है वो क्या टूट सकता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है, डिके हो सकता है। तो ये सब फैक्टर है। मॉइस्चर चेंजेज मतलब जो जो मॉइस्चर की बात कर रहे हैं, वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा डैम्प कंडीशन है, जहाँ ज़्यादातर बारिश होती है, कहीं बारिश कम होती है, उस तरह का हो गया। उसके चेंजेज होने से भी हमारा ड्यूरेबिलिटी पे एक इफेक्ट हो सकता है। लेकिन जो कंक्रीट अगर ड्यूरेबल है तो ये सबको वो झेल लेगा, है ना। टेम्परेचर वेरिएशन, थोड़ा सा वेरिएशन को आप लोग सुधार लीजिएगा, ये होगा ना, ठीक है। तो टेम्परेचर वेरिएशन करने का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे टेम्परेचर का उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, कहीं टेम्परेचर बहुत कम है, कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं और भी चीज़ें एज पर द कोड जो चीज़ें लिखी है कि ड्यूरेबल कंक्रीट इज दैट, ड्यूरेबल कंक्रीट वो है दैट परफॉर्म्स सेटिस्फैक्टरली in the working environment during its anticipated exposure condition during service। मतलब इसके पूरे सर्विस में, पूरे लाइफ में जो स्ट्रक्चर कंक्रीट का बनाया है उसके पूरे लाइफ में वो अच्छे से परफॉर्म करे, संतोषप्रद उसका परफॉर्मेंस रहे, है ना, कहीं टूट फूट डिसइंटीग्रेशन ना दिखे। द मटेरियल्स एंड मिक्स प्रोपोर्शन स्पेसिफाइड एंड यूज शुड बी सच एज टू मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या हुआ? ये डिसइंटीग्रेशन का जस्ट अपोजिट है, मतलब कोई टूट फूट नहीं हो, इंटीग्रिटी एक जगह सब रहे, कहीं इधर उधर न जाए। इफ एप्लीकेबल टू प्रोटेक्ट इम्बेडेड मेटल फ्रॉम कोरोजन। एक और चीज़ है कि उसमें अगर आपने स्टील बार्स यूज किया है, मेटल वही है, तो उसमें कोरोजन भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से हमारा वो कवर्ड हो, है ना, कंक्रीट में। वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसिंग द ड्यूरेबिलिटी इज इट्स परमेबिलिटी। परमेबिलिटी भी एक फैक्टर आता है। जैसे ही कंक्रीट में परमिएबल, अगर परमिएबल है कंक्रीट, उसमें अगर मानिए वॉइड्स है, पोर्स है, जैसे ही कंक्रीट में ये चीज़ें होंगी तो दिखते आएंगी, क्योंकि वहाँ पे पानी चला जा सकता है, ऑक्सीजन चला जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है, क्लोराइड जा सकता है, सल्फेट जा सकता है, और अदर पोटेंशियली डिलीटेरियस सब्सटेंसेस, केमिकल्स, जो कि जो आयरन स्टील से रिएक्ट कर जाएगा। स्टील में एक्चुअली क्या है? Fe है ना, तो इससे रिएक्ट कर जाएगा, कार्बन है इससे रिएक्ट करेगा Fe से, और इसमें कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इम्परमेबिलिटी इज गवर्न बाय द कंस्ट्रूएंट एंड वर्कमैनशिप यूज इन द कंक्रीट। तो हमको क्या चाहिए कि कंक्रीट हमारा इम्परमेबल हो। ये कब मिलेगा? जब हम अच्छे से कॉम्पैक्शन करेंगे, एक एक वाइड को भर देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। चलिए और बातें करें। विथ नॉर्मल वेट कंक्रीट एग्रीगेट्स सुटेबली लो परमेबिलिटी इज अचीव। मतलब अगर नॉर्मल वेट एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, जनरली यही यूज होता है, तो हम लोग
बहुत ही लो परमेबिलिटी मतलब इम्परमिएबल कंक्रीट को अचीव कर पाएंगे, ठीक है, जिसमें कि सफिशेंटली लो वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, उसका कॉम्पैक्शन अच्छे से हो, क्यूरिंग अच्छे से हो, ये सब चीज़ें। फैक्टर्स की बात करा जाए, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ड्यूरेबिलिटी को, तो आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, जो कवर आपने प्रोवाइड किया है, मतलब जैसे ये बीम है, यहाँ पे मान लीजिए स्टील बार बिछाया हुआ है, तो ये जो पोर्शन है इसी को हम लोग बोले कवर, है ना, ये कवर है। जो कवर आपने प्रोवाइड किया है उस पर भी डिपेंड करता है। कवर अगर अच्छा नहीं है, एक्सपोज हो रहा है, मान लीजिए इसमें पानी घुस सकता है या कोई केमिकल जा सकता है, तो ये कोरोजन हो जाएगा और जिससे हमको दिक्कत आ जाएगा, है ना। उसके बाद बात करेंगे टाइप एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, जो भी सीमेंट एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, सीमेंट कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, ये सब हो गया। वर्कमैनशिप मतलब किस तरह से आपने काम किया है, ठीक है, उसकी योग्यता पर डिपेंड करता है किस तरह से काम किया गया है। क्या मिस्त्री ने अच्छा काम किया है, तो मिस्त्री ने अगर अच्छा काम किया है तो आपका सही रहेगा, कॉम्पैक्शन अच्छा होगा। क्या आपने अच्छे से क्यूरिंग किया है, तो बिल्कुल, अगर क्यूरिंग किया है तो हमारा ड्यूरेबल कंक्रीट बनेगा, ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर पे भी डिपेंड करता है, ठीक। क्लियर है सब चीज़ें, एक बार पहले भी इसको देख चुके हैं हम लोग, है ना। सर थोड़ा कभार बताइए सर, कभार कैसे स्टील पे करेगा? वो तो सर मतलब पूरा कंक्रीट ही रहता है। कंक्रीट रहता है, वही तो कंक्रीट ही तो कवर बोल रहे हैं। ऐसे हम लोग स्टील बास लगाते हैं ना, समझ गए, नीचे बिछाते हैं, यस। देखे होंगे आप लोग, ऊपर में भी देखा होगा, ऊपर में भी इस तरह से रहता है। तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है, ये इसी को हम लोग कवर बोलते हैं। जब भी बीम वगैरह ढाला हुआ देखेंगे आप लोग, मतलब तो थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है इसको, 25 mm 30 mm ऊपर यस रखते हैं, यही कवर देते हैं। और कवर क्यों देते हैं, ताकि ये जो एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करे हमारे स्टील बार्स को, है ना, यस। समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे तो जो कंक्रीट आप लगा रहे हैं उसका तो लोड बियर करने का कोई ये नहीं रहेगा, आगे जाकर पता चलेगा आपको। क्योंकि मैंने बोला कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा होता है। और बीम में जब बात करते हैं तो बीम के ऊपर में जो है, जैसे ये बेंड करेगा इस तरह से, समझिए इस तरह से, तो समझिए कि नीचे वाला पोर्शन देख रहे हैं, नीचे वाला पोर्शन कैसे एक्सट्रेच हो गया है, दिखा आपको, खिंच गया है। और यहाँ वाला जो देखिएगा ये कैसे हो गया है, दिख रहा है। तो ये कंप्रेशन का पार्ट है, ये कंप्रेशन है, इधर टेंशन आ जाता है। तो जो कंप्रेशन आता है वहाँ कंक्रीट चाहिए, जो कि बियर करेगा लोड को। और नीचे स्टील बार्स का मेन ग्रुप से काम होता है। और यही जो है कवर है, जहाँ स्टील बार आपने यूज किया है उसके नीचे जितना भी कवर लगाते हैं, 25 mm 30 mm 35 mm, ये सब आपको डिपेंड करता है डिजाइन पे। और इसी इसी को बोल रहे हैं कवर, ओके। चलिए अब बात करते हैं इम्परमिएबिलिटी की। तो इम्परमिएबिलिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू द फ्लो ऑफ वाटर इनटू द पोर स्पेसेज इन इट। मतलब जो भी कंक्रीट का बना हुआ आपका स्ट्रक्चर है, इसमें जो पोर स्पेस की बात हम लोग करें, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा पोर्स वगैरह प्रेजेंट हो, वॉइड्स हो, तो जो भी वॉइड्स रहेंगे मान लीजिए, ठीक है, उसके अंदर फ्लो अगर मानिए हो जाता है, मतलब ऊपर से हमने पानी डाला और नीचे से पानी निकल रहा है, तो समझिए कि ये परमिएबल हुआ है, मतलब इसमें इम्परमिबिलिटी 100% नहीं है ना। मतलब वो 100% अचीव नहीं कर पाए हैं कॉम्पैक्शन हम लोग। ऐसा हो सकता है कि पानी यहाँ से आया, ऐसे ऐसे कहीं जगह होगा बना के ये निकल गया, हो सकता है। समझ में आ रहा है चीज़, बताइए। हाँ यस सर। पानी हो सकता है कोई रास्ता पकड़ के ऐसे वैसे करके बाहर निकल के आ जाए, ऊपर से वाटर पास कर जाए। तो ये हम नहीं चाहते हैं कि पानी इसको पास करके नीचे वाटर पहुँचे, ठीक है। और ये जो है नहीं होना चाहिए, मतलब ये इम्परमिएबल होना चाहिए, मतलब पानी जो है इसके ऊपर से पास ही नीचे ना करे, पानी ऊपर ही रुक जाए, नीचे जाए ही नहीं, है ना। किस तरह का हम लोग को कंक्रीट चाहिए। तो इम्परमिबिलिटी ऑफ कंक्रीट शुड बी हाई, मतलब हाई होना चाहिए, ताकि पानी इससे पास ही ना करे, फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो पाए। इम्परमिबिलिटी कैसे अचीव कर पाएंगे, तो प्रॉपर क्यूरिंग करके, प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे तो जितना भी सीमेंट वगैरह होगा इसमें सब क्या होगा, हाइड्रेट हो जाएगा। और सब बाइंड करके जितना भी वाइट वगैरह होगा एग्रीगेट सब फिल हो जाएगा अंदर में, है ना।
उसके बाद अच्छे प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म कॉम्पैक्शन करेंगे, उससे भी हमारा पूरे अच्छे से डेंस कंक्रीट तैयार होगा। बिल्कुल वाइड नहीं रहेगा, बिल्कुल पोर स्पेस नहीं रहेगा जिससे कि पास कर पाए। पोर्स का मतलब सिंपली आप समझिए वॉइस रिलेटेड है, ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद यूजिंग कंक्रीट विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो, जैसे ही लो वाटर सीमेंट रेशियो का कंक्रीट यूज करेंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगा, है ना। ये चीज़ें, सीमेंट ज़्यादा मात्रा में रहेगा, सीमेंट ज़्यादा रिएक्ट करेगा, सीमेंट पूरे डेंस बना देगा कंक्रीट को, कोई भी जगह उसमें खाली नहीं बचेगा। सेलेक्टिंग वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, अगर सब तरह का एग्रीगेट उसमें रहेगा तो बिल्कुल वाइड नहीं बचेगा, है ना। वेल ग्रेडेड कहने मतलब जिसमें हर तरह का साइज में प्रेजेंट है, छोटा है छोटा, बड़ा से बड़ा सब प्रेजेंट है, तो वेल ग्रेडेड है। तो वेल ग्रेडेड अगर हमने कॉन्क्रीट एग्रीगेट लिया है वो हो गया। प्रॉपर और इनफॉर्म कॉम्पैक्शन हमने कर रहे हैं, अच्छा कंक्रीट बना रहे हैं लो वाटर सीमेंट रेशियो के साथ, प्रॉपर क्यूरिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें करके हम लोग इम्पर्मेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। क्लियर है, बोलिए। हाँ यस सर। ये सब चीज़ें आप लोग को डेफिनेशन में पूछा जा सकता है, या मानिए क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ का जो कौन से फैक्टर्स है जिस पे स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ गेन कैसे होता है। तो आप लोग इससे पढ़िए और समझिए चीज़ों को, और अपने हिसाब से भी पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यही है इस सेशन में, इस क्लास में, ठीक है। ये सब रेफरेंसेस हैं, यहाँ से आप लोग चीज़ों को देख भी सकते हैं। ये तो कोड है, बाकी जो 2 बुक है, MS सिटिक बुक है और एक जो है कटारिया पब्लिकेशन, SK कटारिया पब्लिकेशन की बुक है टॉकी टेक्नोलॉजी की, उससे भी देख सकते हैं, उसमें कुछ पोर्शन दिया हुआ है। और बाकी आपका जो भी क्लास बुक है और भी जो भी चीज़ें आपके पास है उससे देख सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। कुछ डाउट है बताइए, कुछ पूछना है आप पूछिए। सर एक डाउट है सर। सर कोई भी कंक्रीट पार्टिकल सर है, सर उसको हम सर कंप्रेसिंग कर रहे हैं तो सर वो भी तो पार्टिकल सर टूट ही रहा है सर। हाँ बिल्कुल। और सर सर कोई भी पार्टिकल को हम टेंशन में ला रहे हैं सर वो भी तो टूट रहा है, तो फिर सर इतना डिफरेंट ये दोनों क्यों है सर? किन दोनों में? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में। हाँ ठीक है, तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। कॉम्प्रेसिव में अब हम बात करें तो जैसे ये वाइंड कर रहा है, बाइंड करने का क्षमता है इसमें, ठीक है। जो सीमेंट है इसको बाइंड कर रहा है, तो बाइंड कर रहा है इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को चिपका के एक साथ रख रहा है, राइट। और ये जो आप समझिए अगर चीज़ों को, तो इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड की बात करेंगे, है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ये आपको कब अच्छा रहेगा, बाइंडिंग स्ट्रेंथ कब अच्छा रहेगा, जब आप इस पे लोड ऊपर से अगर लगाएंगे, ठीक है, ऊपर से जब लगाएंगे तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या होगा, एक दूसरे के साथ ये चिपका रहेगा, तो इस पर कॉम्प्रेसिव लोड जब लगाएंगे तो ये ज़्यादा इसको बियर करने का क्षमता है, क्योंकि ये कॉम्पोजिट मटेरियल है। ये कौन सा मटेरियल है? कॉम्पोजिट मटेरियल है, कॉम्पोजिट मटेरियल। कॉम्पोजिट मटेरियल होने के कारण क्या है कि इसमें जैसे ही टेंसाइल लोड लगाएंगे ये एक दूसरे से अलग हो सकता है और उसमें जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, तुरंत अलग हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई दो चीज़ को, किसी मान लीजिए वुडन प्लैंक्स ले लीजिए और दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, यहाँ पे ग्लू लगा दीजिए, फेविकॉल लगा दीजिए और दोनों पे आप लोड लगाइए ऊपर से, और एक ऐसा ले लीजिए और दोनों पे क्या करिए, फोर्स लगाइए, इस तरह का खींचिए दोनों तरफ, कौन सा टूटेगा बताइए तो जल्दी? टेंसाइल वाला सर। टेंसाइल वाला टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि यहाँ पे फिक्स, यहाँ से ही टूटेगा ये तो इसको पता है, क्योंकि यहाँ पे जो चिपका हुआ है ग्लू है वो कंप्रेशन को बियर कर सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे एक तरह से कॉम्पोजिट नेचर बन गया। इस अगर सॉलिड होता, अगर मान लीजिए इस तरह का है, इस तरह का अगर रहेगा तो कंप्रेशन लगाइए या इस पे टेंसाइल लगाइए, दोनों में इसका स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक ठाक स्ट्रेंथ रहेगा। अब जैसे स्टील की बात करें, स्टील बार्स की हम लोग बात करें, स्टील की बात करेंगे, स्टील को जैसे ही आप खींचेंगे कोई इश्यू नहीं है, उसमें बहुत अच्छा टेंसाइल स्ट्रेंथ है,
जैसे ही इसको दबाइएगा कोई इशू नहीं है, इसमें दोनों स्ट्रेंथ है। क्यों है? क्योंकि ये एक तरह का पार्टिकल है, एक तरह का इसमें पार्टिकल है, ये कंपोजिट मटेरियल नहीं है, ये एक मेटल है ना, ये वुड है, मान लीजिए वुडन है, तो जिसका जितना क्षमता है वो उतना बियर करेगा। तो जैसे ही कंपोजिट मटेरियल में आएंगे, तो कंपोजिट मटेरियल में क्या है कि एक दूसरे को जोड़ के रखा हुआ है, एडहेसिव नेचर का है, और इस कारण से क्या है, एडहेसिव होने के कारण इस पे हम लोग जैसे ही टेंसाइल लोड लगाएंगे, ये एडहेसिव मतलब जो बॉन्ड है ना, सीमेंट का जो पेस्ट है ना, जो जोड़ के रखा है, वो ज़्यादा टेंसाइल लोड ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि सीमेंट इटसेल्फ इज वीक इन टेंशन। इसके समझने के लिए हमको सीमेंट पेस्ट पे चले जाना होगा। तो सीमेंट पेस्ट पे अगर जाइएगा, तो सीमेंट पेस्ट भी जो है, अगर मान लीजिए सीमेंट पेस्ट आपने ऐसा तैयार कर दिया, इसको खींचेंगे तो ये भी ब्रेक कर जाएगा, है ना, ये भी ब्रेक करेगा, बिकॉज सीमेंट में जो है आपका कॉम्प्रेसिव नेचर का जो लोड है सहने का क्षमता है। क्योंकि सीमेंट में भी जनरली जब टेस्ट करते हैं इसमें मोर्टार मिलाते हैं, याद है, सीमेंट प्लस सैंड मिलाते हैं, क्योंकि मोर्टार नहीं रहेगा तो टेस्ट भी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन हो जाएगा तो ऐसे ही क्रैक कर जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं। तो ड्यू टू इट्स कंपोजिट नेचर वो क्या रहा है कि जो आपका बाइंड करने का क्षमता है सीमेंट का, उस कारण से ये एक दूसरे के साथ जुटा हुआ है, और उसका फायदा हम लोग ले रहे हैं कंप्रेशन लोड बियर कराने में कंपोजिट मटेरियल। समझिए, कंपोजिट मटेरियल अलग अलग तरह का मटेरियल लाके बना रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, और एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसपे कंप्रेसिव लोड तो ले रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, तो जो उसमें एडहेसिव नेचर है, ठीक है, उस पर जो है वो उसको बियर नहीं कर पाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक, मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर वो जो टेबल दिखाए थे कि यानी कि एक दिन क्यूरिंग करेंगे तो 16% मिलेगा, 3 दिन करेंगे तो 40% मिलेगा, 7 दिन करेंगे तो 7% मिलेगा। अरे इसका कहीं तो सर लिमिट तो इसका होगा ना कि इतना दिन के बाद फिर उसका जो है कि स्ट्रेंथ वो घटते जाएगा कंक्रीट में, लिमिट तो कहीं होगा। आपको ये वाला का भी याद है जब हम लोग हाइड्रेशन का बता रहे थे, कैसे ऐसे बढ़ गया था, याद है? हाँ, ये ऐसे करके फ्लो चला गया। तो मैंने कहा जितना हाइड्रेशन होगा उतना CSH जेल बनेगा, और जितना ज़्यादा CSH जेल बनेगा उतना हमको स्ट्रेंथ मिलेगा। तो जैसे ही 28 दिन होता है, समझिए हम लोग 90% अचीव कर लेते हैं। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मतलब बहुत लोगों ने ये सब टेस्ट करते 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 इस करके एवरेज डेटा हमें प्राप्त हुए। ये एवरेज डेटा है, ठीक है। हम यहाँ 90 बोल रहे हैं, मतलब 90 ही मिले हमेशा, ये जरूरी नहीं है, दीज आर एवरेज डेटा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 28 डेज के बाद हमारा कर्व जो है एकदम फ्लैट हो जाएगा। 90% अचीव कर लिया, उसके बाद ये समझिए ऐसा फ्लैट हो गया। जैसे अभी अपने कर्व दिखाए थे आपको, ग्राफ दिखाए थे, ये वाला है ना, कांस्टेंट हो गया, यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है।